हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी एक्सप्रेस लर्निंग मेड इजी। 17 जून 2020 करंट अफेयर्स एक्सप्रेस आज की ताज़ा खबर में आप लोगों का स्वागत है। आज हम लोग कुछ स्पेशल न्यूज़ करेंगे। जो कंसेप्ट, जो थ्योरीज कोई नहीं दे रहा है, कहीं करंट अफेयर्स में आपको नहीं मिल रहा है, आप लोगों को सिर्फ डेटेड करंट अफेयर्स मिल रहे हैं। ये कंसेप्ट हम लोग आपके लिए लेकर आए हैं। पहला कंसेप्ट है इसमें इंडियन गैस एक्सचेंज आईजीएक्स का। आईजीएक्स क्या है? एक डिजिटल ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म है। क्या है? एक डिजिटल ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म है जो कि सब्सिडरी है किसकी? इंडियन एनर्जी एक्सचेंज की। एनर्जी एक्सचेंज से लेकर के इसको बनाया गया है। ये इसमें क्या किया जाएगा? ट्रेडिंग की जाएगी, रियल टाइम ट्रेडिंग की जाएगी, जहां पर बायर्स एंड सेलर्स आकर के अपने गैस के रेट्स को देख करके एक दूसरे से खरीद या बेच सकते हैं। ठीक है, तो डिजिटल ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म दैट विल अलाउ बायर्स एंड सेलर्स ऑफ नेचुरल गैस। किसका? नेचुरल गैस के लिए एक्सचेंज बनाया गया है टू ट्रेड स्पॉट मार्केट एज वेल एज फॉरवर्ड मार्केट। दोनों मार्केट, स्पॉट मार्केट मतलब उसी समय तुरंत या फ्यूचर में उसको एक रेट पर खरीदा जा सकता है। फॉर इंपोर्टेड नेचुरल गैस, किसके लिए? इंपोर्टेड नेचुरल गैस के लिए मेनली है। किसके लिए? जो डोमेस्टिकली प्रिपेयर्ड है, जो डोमेस्टिकली हमारा प्रिपेयर्ड कह रहा हूं, जो डोमेस्टिकली हमारा गैस निकाला गया है उस पे नहीं। द प्राइस ऑफ डोमेस्टिकली produced natural gas is decided by the government, it will not be sold on the gas। ये क्वेश्चन का सबसे अहम पार्ट है, यहां से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा, ये कहां के प्लेटफॉर्म के लिए है? ये अक्रॉस 3 हब्स, हमारे जो गैस के 3 हब हैं, दाहेज है, हजीरा है गुजरात में, दाहेज भी गुजरात में, और काकीनाडा है आंध्र प्रदेश में। इन तीनों स्पॉट्स के लिए, इन तीनों हब्स के लिए हमने ये डिजिटल ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म खोला है। तो IGX has been incorporated as wholly owned subsidiary। किसकी सब्सिडरी है? IEX की सब्सिडरी है। IGX is fully automated with web based interface। इसमें कैसा इंटरफेस है? वेब बेस्ड इंटरफेस है, and it provides seamless trading experience to the customers। कंटिन्यूअसली ये चलता रहेगा। द एक्सचेंज इज एक्सपेक्टेड टू फैसिलिटेट ट्रांसपेरेंट प्राइस डिस्कवरी। ट्रांसपेरेंट मतलब अब इसमें कोई हिडन वो नहीं है कि बीच में कोई बिचौलिया आया और ये है, डायरेक्टली बायर और सेलर आपस में कॉन्टैक्ट करके इसको खरीद बेच सकते हैं। And facilitate the growth of share of natural gas in India's energy basket। IGX will be a delivery-based trading platform for delivery of natural gases। क्या होता है? हम लोग इंपोर्ट करते हैं कोई भी LNG, लिक्विफाइड नेचुरल गैस, उसको रीगैसिफाई किया जाएगा और सोल्ड किया जाएगा बायर्स को थ्रू दिस एक्सचेंज, रिमूविंग द रिक्वायरमेंट फॉर बायर एंड सेलर टू फाइंड ईच अदर। तो बायर एंड सेलर को आपस में खोजना नहीं पड़ेगा, ये लोग यहाँ पर प्लेटफॉर्म पे आके बेच और खरीद सकते हैं। ये बिल्कुल जैसे शेयर मार्केट है ना, ऐसे ही एक मार्केट है, गैस का मार्केट है ये, जहां पे गैस की प्राइसेस से हम डील करेंगे। ठीक है, और इसमें याद रखिएगा ये वाला पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने जैसा कि बताया, डोमेस्टिकली जितने भी प्रोड्यूस नेचुरल गैस हैं उनका इस पर कोई खरीद फरोख्त नहीं चलेगा, अभी बाद में इसको लाया जा सकता है। अच्छा, आईसीजे न्यूज में था। आईसीजे क्यों न्यूज में भाई? आईसीजे कह रहा हूं, आईसीसी। आईसीजे से बिल्कुल अलग है, इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट। और आईसीजे जो है वो यूएन का पार्ट है, ध्यान रखिएगा, वो यूएन का एक यूनिट है, बॉडी। तो इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट किन किन केसेस में डील करता है और क्या है ये? परमानेंट जुडिशियल बॉडी है। परमानेंट जुडिशियल बॉडी कहां पे बेस्ड है? हेग में बेस्ड है, नीदरलैंड्स के। कब क्रिएट हुआ था? 1998 के रोम स्टैट्यूट से इसको क्रिएट किया गया था, ऑफ द इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट, एंड बिगेन फंक्शनिंग फ्रॉम 1 जुलाई 2002। फोरम वाज एस्टैब्लिश्ड एज अ कोर्ट ऑफ लास्ट रिजॉर्ट, यानी ये एकदम आखिरी विकल्प है, टू प्रोसिक्यूट ऑफेंसेस दैट वुड अदरवाइज गो अनपनिश्ड। दो देश आपस में लड़ रहे हैं, एक दूसरे को पनिश ही कर रहे हैं, लेकिन उसमें कुछ ह्यूमैनिटी को लॉस ना हो, ऐसा कुछ ना हो कि आप एकदम से इनह्यूमन एक्टिविटी। वैसे तो वार तो अपने आप में इनह्यूमन है, पर अब उसके बाद भी ये सब नाटक है। इसमें 4 मेन क्राइम्स को देखा जाएगा। जेनोसाइड, जेनोसाइड मास किलिंग ऑफ ह्यूमन बीइंग्स, क्राइम अगेंस्ट ह्यूमैनिटी, वॉर क्राइम्स एंड क्राइम ऑफ एग्रेशन। ये कैटेगरी पूछा जा सकता है, इसको चारों को देकर के पूछा जा सकता है कौन सी इसकी कैटेगरी है या नहीं है। जैसे जेनोसाइड, क्राइम अगेंस्ट ह्यूमैनिटी, वॉर क्राइम्स एंड क्राइम ऑफ एग्रेशन, ये चारों इसमें रखा जाएगा। टोटल कितने नेशन ने साइन किया है इसको? 123 नेशन ने इसके पार्टीज हैं रोम स्टैट्यूट के। नोटेबली एक्सेप्शन कौन कौन है? अगर नोटेबल एक्सेप्शन देखा जाए तो यूएस है, चाइना है, रशिया और इंडिया। तो बचा कौन भाई? बाकी लोग आपस में इसमें घसीटा घसीटी करें एक दूसरे को, कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि ये जो बड़े मेजर प्लेयर्स हैं वो इस पर नहीं है, इस प्लेटफॉर्म पर। अच्छा, डेक्सामेथासोन, ये एक दवाई है, ड्रग है, जिसको कि यूके के प्राइम मिनिस्टर की वजह से प्रचलन में ज्यादा मिला है।
प्रचलन में आया ये। यूके बेस्ड रिसर्च ने क्या फाउंड आउट किया कि इसको लो डोज में अगर डेक्सामेथासोन दिया जाए तो ये पेशेंट को हेल्प करेगा, कोविड-19 के पेशेंट को। तो डेक्सामेथासोन जो है ये पहले यूज किया जाता था अस्थमा, एलर्जी, rheumatism, arthritis, blood hormone, immune system disorders, allergic reactions, etc. certain type of cancers also. उसमें ये डोजेज इसका डिफरेंशिएट करके इसको ट्रीट किया जाता था, पर अभी ये कोविड-19 में देखा जा रहा है कारगर है। और फायदा क्या है सबसे बड़ा कि ये चीप है और इजीली अवेलेबल है। क्या है? ये चीप है और इजीली अवेलेबल है मार्केट में एज कंपेयर टू अदर एक्सपेरिमेंटल मेडिसिन। और ये और कहाँ देखा जाता है इस ड्रग को? इस ड्रग को वाडा के लिस्ट में देखा जा सकता है। वाडा मतलब वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी। वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी मतलब कोई भी स्पोर्ट्स का अगर बीट रहता है, ऑर्गेनाइजेशन रहता है कोई भी, तो स्पोर्ट्स में स्पोर्ट्समैन कहीं ऐसा तो नहीं है कि एनहांसमेंट ड्रग्स ले रहा है, तो इसको एनहांसमेंट ड्रग्स यानी परफॉर्मेंस एनहांसमेंट ड्रग्स के रूप में देखा जाता है डेक्सामेथासोन को। इसको इसकी प्रोहिबिटेड लिस्ट में ये मेंशन किया गया है एथलीट्स के। लेकिन इसमें एक खास बात ये है कि अगर कंपटीशन के दौरान वो ले रहा है तभी ये देखा जाएगा। अगर वो कंपटीशन के पहले उसके ब्लड में या यूरिन में पाया गया था कभी प्रैक्टिस के दौरान, तब उसको उसमें प्रोहिबिट नहीं किया जाता है। दैट मीन्स उतना ज्यादा ये बड़े रेड लिस्ट में नहीं है, पर वो लिस्ट में है, वाडा के लिस्ट में है। अच्छा, वर्ल्ड कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स रिलीज हुआ है। इसके पहले ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स रिलीज हुआ था। ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स जो है ये देखिए, ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स कौन रिलीज करता है? वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम रिलीज करता है। इसको कौन रिलीज करता है? इट इज रिलीज बाय इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट डेवलपमेंट। ये इंडिपेंडेंट एकेडमिक इंस्टीट्यूशन है जो इसको रिलीज करता है। तो इतना ऑथेंटिक भी नहीं है, पर दोनों को कंफ्यूज करने के लिए पूछा जा सकता है। इंडिया रैंक 43 आउट ऑफ 63 नेशन। टोटल नेशन कितने ने पार्टिसिपेट किया है? 63 नेशन ने पार्टिसिपेट किया है। इसका रैंक पहले भी 43 था इंडिया का, अभी भी 43 ही है, सेम एज लास्ट ईयर। इसमें क्या किया गया, क्या बताया गया कि इंडिया का जो ट्रेडिशनल प्रॉब्लम्स है, लाइक पुअर इंफ्रास्ट्रक्चर, लाइक इन्वेस्टमेंट की कमी इन एजुकेशन एंड हेल्थ डिपार्टमेंट में, तो ये अभी भी मेंटेन्ड है, ये अभी भी बरकरार है। बट इंप्रूवमेंट भी देखा गया है, लॉन्ग टर्म इंप्लॉयमेंट ग्रोथ देखा गया है, हाईटेक एक्सपोर्ट देखा जा रहा है, फॉरेन करेंसी रिजर्व एक्सेट्रा में देखा जा रहा है कि हमारी वृद्धि हुई है, उससे हमारा स्ट्रेंथ थोड़ा मजबूत इंटैक्ट है, होल्ड है। सिंगापुर नंबर 1 पे है, has retained its top position. This is different from global competitive index released by World Economic Forum. अगले पे आते हैं, अगले न्यूज पे आते हैं। तालामद्दले। तालामद्दले इज एन एंशिएंट फॉर्म ऑफ परफॉर्मेंस डायलॉग। ये परफॉर्मेंस डायलॉग है और डिबेट परफॉर्मेंस है। पॉपुलरली कहां पे है? करावली और मलनाड रीजन है। क्या मलनाड रीजन, जिसके बारे में 2 दिन पहले हम लोगों ने बात किया था कि मंकीज ने वहां पर एग्रीकल्चरिस्ट को बहुत परेशान किया हुआ है, वहां पे उसी के आसपास वहां पे एक मंकी पार्क बनाने की बात की जा रही है कर्नाटका में। तो मलनाड रीजन वही है। The plot and content of the conversation is drawn from the popular mythology. Popular mythology यक्षगान जैसे popular mythology के रहते हैं, वहां से इसके डायलॉग्स ड्राइव करते हैं हम लोग। But performance mainly consists of an impromptu debate. एक impromptu debate होगा on topics involving sarcasm, pun, philosophy, पोजिशंस एंड ह्यूमर। उसको थोड़ा सा मजाकिया या व्यंग्यात्मक बना करके प्रस्तुत किया जाता है। ये इसका डेरिवेशन कहाँ से होता है? ये यक्षगान से ही निकला हुआ है और यक्षगान जैसा ही है, बस वहाँ पे क्लासिकल डांस होता है, म्यूजिकल आर्ट फॉर्म है यक्षगान, और वहाँ पे ड्रेस और कॉस्ट्यूम का बहुत महत्व है। यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है, ये एक डायलॉग डिलीवरी है, आपस में इंटेलेक्चुअल एक डिबेट है ऑन सम टॉपिक्स। ऑलरेडी उसको क्लासिकल मैथोलॉजिकल टॉपिक्स को लेकर के डिबेट करने के एक तरीके को कहा जाता है तालामद्दले। न्यूज में क्यों? क्योंकि अभी ये ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर लाया गया और ऑनलाइन में पहली बार इस तरह के आर्ट को प्रदर्शित किया गया है इंडिया में। Unlike the Yakshagan performance in Talamaddale, the artist sits across in place without any costumes and engage in testing their oratory skills based on the episode chosen. एक एपिसोड चूज करते हैं और उसके हिसाब से उस पर बात करते हैं। तो तालामद्दले एक आर्ट फॉर्म है, किससे रिलेटेड है? यक्षगान से रिलेटेड है, और इसमें हम लोग क्या करते हैं? डिबेट करते हैं। बस इतना याद है, कॉस्ट्यूम इसमें नहीं होता है। 2020 का डेजर्टिफिकेशन एंड ड्रॉट डे मनाया गया जून 17 को। ये कब से मनाया जाता है? 1995 से डेजर्टिफिकेशन एंड ड्रॉट डे मनाया जाता है। इस बार का जो थीम था, उसका थीम था फूड फीड फाइबर, द लिंक्स बिटवीन कंजम्पशन एंड लैंड। फूड फीड फाइबर, द लिंक्स बिटवीन कंजम्पशन एंड लैंड।
टू प्रमोट पब्लिक अवेयरनेस ऑफ द इंटरनेशनल एफर्ट्स टू कम्बैट डेजर्टिफिकेशन। देखो डेजर्टिफिकेशन का मतलब ये कहीं नहीं कि हम डेजर्ट्स बढ़ रहे हैं, डेजर्ट्स नहीं बढ़ रहा है, लेकिन लैंड जो है, लैंड का डिग्रेडेशन बहुत ज्यादा हो रहा है, इरोजन बहुत ज्यादा हो रहा है। ह्यूमन एक्टिविटी देखो पूरे अर्थ पर बढ़ती चली जा रही है। पहले ह्यूमन एक्टिविटी अगर अर्थ का 10% थी, तो आज पूरे अर्थ के सभी लैंड पे जितना भी लैंड है, तो पहले 10% लैंड पे हमारी एक्टिविटी होती थी, आज हम 70% लैंड पर ह्यूमन एक्टिविटी आ चुकी है। और उस ह्यूमन एक्टिविटी जहां भी आती है वो लैंड जो है प्रभावित हो जाता है, चेंज हो जाता है, मॉडिफाई हो जाता है। तो कहीं ना कहीं लैंड डिग्रेडेशन एक बड़ा प्रॉब्लम अराइज करने वाला है। इवन हमारे सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल में, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल एसडीजी गोल नंबर 15 में, उसमें भी ये बात मेंशन किया गया है। उसका एम क्या है? टू हॉल्ट एंड रिवर्स द लैंड डिग्रेडेशन। Desertification is the degradation of land in arid, semi-arid and dry humid areas. Desertification does not refer to expansion of existing deserts. ठीक है, ये सारे पॉइंट्स हमने अब डिस्कस कर दिए। अच्छा, लैंड डिग्रेडेशन इफेक्ट करता है सम 3.2 बिलियन पीपल। आधे लगभग 40% पीपल को इफेक्ट कर रहा है बॉस। 70% ऑफ द वर्ल्ड्स लैंड हैज बीन ट्रांसफॉर्म बाय ह्यूमन एक्टिविटी। तो डेजर्टिफिकेशन एक बड़ा इशू। इस बार का डेजर्टिफिकेशन का जो कन्वेंशन था, CCD, वो कन्वेंशन कहाँ हुआ था? न्यू दिल्ली में हुआ था। ठीक है, लास्ट ईयर 2019 में हुआ था। अभी पशुपतिनाथ टेम्पल भी न्यूज में था, क्योंकि हमने इंडिया और नेपाल ने मिलकर के एक MOU साइन किया है कि पशुपतिनाथ टेम्पल का इंफ्रास्ट्रक्चर इंप्रूव किया जाए। काठमांडू में है ये टेम्पल। ये हिंदुओं का बहुत बड़ा टेम्पल है, इनफैक्ट नेपाल का सबसे बड़ा टेम्पल है। ये कौन सी रिवर? बागमती रिवर है वहां पे। बागमती रिवर के दोनों तरफ फैला हुआ है, ये बहुत बड़ा कॉम्प्लेक्स है। इसके रिपेयर, क्योंकि ये बहुत डैमेज हो गया था, लास्ट जो अर्थक्वेक आया था नेपाल में, उसमें ये काफी कुछ डैमेज हो गया था, मतलब इसका आसपास के एरिया कुछ डैमेज हो गया था। उसको इंप्रूव करने, उसका फिर से इंफ्रास्ट्रक्चर अल्ट्रा मॉडर्न सोफिस्टिकेटेड करने के लिए ये MOU साइन किया गया है। कौन से प्रोजेक्ट के तहत? नेपाल भारत मैत्री प्रोजेक्ट, नेपाल भारत मैत्री डेवलपमेंट एंड पार्टनरशिप एज ए हाई इम्पैक्ट कम्युनिटी डेवलपमेंट स्कीम बाय इंडिया। इट इज अ हिंदू टेम्पल एंड इज लार्जेस्ट टेम्पल कॉम्प्लेक्स इन नेपाल। और सबसे बड़ी बात, यूनेस्को का कल्चरल हेरिटेज साइट भी है पशुपतिनाथ टेम्पल। शिव जी का टेम्पल है ये। आगे चलते हैं। मोबाइल कोविड टेस्टिंग लैब, बड़ी बात है यार ये, क्योंकि कोविड टेस्टिंग को लेकर के बहुत प्रॉब्लम हो रही है। लैब्स ही अवेलेबल नहीं हो पा रहे थे, तो रिमोट एरिया के लोगों को बड़ी दिक्कत होती थी कि उनको टेस्टिंग उनकी नहीं हो पाती थी। तो अब टेस्टिंग को बहुत फास्ट करने के लिए, रिमोट एरिया तक पहुंचाने के लिए, टफ टेरेन तक पहुंचाने के लिए इसको मोबाइल वैन में बनाया गया है। किसने बनाया है? ये आंध्र प्रदेश के मेडटेक जोन लिमिटेड ने बनाया है। मोबाइल लेबोरेटरी विद ऑन साइट एलिजा, RT-PCR, बायोकेमिकल एनालाइजर, ये सब इसमें रहेंगे। और साथ साथ ऐसा नहीं है कि वहां टेस्ट के बाद अब मान लो कि कोई पॉजिटिव निकला और उससे जो कॉटन और वो सारे वेस्ट निकलते हैं, बायो सेफ्टी भी उसकी बहुत जरूरत है। तो BSL लेवल 2 की सेफ्टी इसमें मेंटेन की गई है। ये BSL लेवल क्या होता है? BSL लेवल जो होता है बायो सेफ्टी लेवल बोला जाता है इसको। तो बायो सेफ्टी लेवल में कैटेगरी है 2, 3, 4, ठीक है, ऐसे करके 1, 2, 3, 4 कैटेगरी है। तो हम 2 कैटेगरी का, अब ये डिफाइन कैसे होता है कैटेगरी? अकॉर्डिंग टू द लेवल ऑफ वायरस और माइक्रो ऑर्गेनिज्म के हिसाब से इसको डिफाइन करते हैं। तो जिसमें वायरस, बैक्टीरिया, फंगी, पैरासाइट ये सब रिलेटेड है, वो किस में आता है? वो BSL-2 में आता है। SARS-CoV-2 जो है वो BSL-2 के कैटेगरी में आता है। तो उसमें बायोसेफ्टी डिवाइस भी लगाया गया है, इंटीग्रेट किया गया है, क्योंकि टेस्ट करने के बाद चीजें थ्रो की जाती हैं, तो उसका बायोसेफ्टी बहुत इंपॉर्टेंट है। आते हैं नेक्स्ट पे। ये मछली, ये भी बहुत न्यूज में थी। स्काइजोथोरैक्स सिकुसेरम मेंसिस। स्काइजोथोरैक्स सिकुसेरम मेंसिस। देखो ऐसे है, सिकु और सीरम ये दोनों रिवर्स हैं। क्या है? दोनों रिवर्स हैं। कहाँ की रिवर्स हैं? ये अरुणाचल प्रदेश की रिवर्स हैं। अरुणाचल प्रदेश के ईस्ट सियांग डिस्ट्रिक्ट में ये बहती हैं। और ये इनका जो कैचमेंट एरिया है, जब बारिश, यहाँ बहुत ज्यादा बारिश होती है तो जो ताल तलैया आसपास भर जाते हैं, वहां से रेन वाटर जो फ्लो करके आता है, उससे बहुत सारे स्ट्रीम्स बनते हैं। उसी तरह की एक स्ट्रीम है ये सियांग डिस्ट्रिक्ट में, सिक्कू और सीरम, उसमें ये मछली बहुत पाई जाती है। और ये नई स्पीसीज पाई गई है। ये किस जीनस की है? स्काइजोथोरैक्स जीनस की है। द न्यू स्पीसीज ऑफ फिश हैज बीन डिस्कवर्ड इन अरुणाचल प्रदेश। द फिश स्पीसीज नेम्ड एज स्काइजोथोरैक्स सिकुसेरम mensis. The name of this fish has been derived from the name of the rivers where it was found. The fish was collected from the junction River Siku and Siram. ठीक है, near Gakang area under Mibo circle of East Siang district. The fish inhabits the waterlogged area of torrential river dam drainage. Schizothorax sicucirum mensis.
अच्छा, वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट WIR, ये कौन रिलीज करता है? अंकटैड। अंकटैड मतलब यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट, अंकटैड इसको रिलीज करता है। अंकटैड ने अभी WIR रिलीज किया। ये बताता है कि ट्रेंड क्या है अभी फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट का, एफडीआई का जो ट्रेंड वर्ल्ड वाइड लेवल, रीजनल लेवल या कंट्री लेवल पर कैसा ट्रेंड है, उस ट्रेंड को ये दर्शाता है वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट WIR 2020। इंडिया का जो एफडीआई स्कोर है वो बढ़ा है 2018 और 19 का कंपेयर किया जाए तो पहले हमारा पोजीशन 12 था, अभी हमारा पोजीशन 9th है। हमारा पोजीशन क्या है? 9th आ गया है, 12 से हम लोग 9th पोजीशन पर आ गए हैं। अच्छा, पहले 50 इट जंप विद 51 बिलियन ऑफ इनफ्लोज, 51 बिलियन इनफ्लोज। मोस्ट ऑफ द इन्वेस्टमेंट वे इन आईसीटी एंड कंस्ट्रक्शन। कहां पर? मेनली इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजीज में और कंस्ट्रक्शन में सबसे ज्यादा इन्वेस्टमेंट आया है। वर्ल्ड के टॉप एफडीआई रेसिपेंट यूएस और चाइना रहे हैं फर्स्ट टू प्लेसेस, पहले यूएस और दूसरा चाइना। हमारे यहाँ भी बहुत तेजी से ग्रो कर रहा है, हम 9th पोजीशन पर आ गए हैं, धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं। हमारे यहाँ स्कोप अभी बहुत ज्यादा है। एफडीआई इनटू इंडिया में श्रिंक इन 2020, अब लेकिन 2020 में ये श्रिंक करेगा कोविड-19 सिचुएशन, लॉकडाउन सिचुएशन की वजह से, क्योंकि सप्लाई चेन पूरा तरह से डिसरप्ट है और कोई भी इन्वेस्टमेंट इसमें करना नहीं चाहेगा। इकोनॉमिक स्लोडाउन चल रहा है। हाउएवर इंडियाज इकोनॉमी could prove the most resilient in the region as India's large market will continue to attract investments. अगर ग्लोबल लेवल पर देखा जाए तो एफडीआई फ्लोज ऑफ फोरकास्ट टू डिक्रीज बाय अप टू 40%, 40% से डिक्रीज होगा 2020 में, ये कोविड सिचुएशन की वजह से, अगर हम पिछले साल से कंपेयर करते हैं तो। एफडीआई इज प्रोजेक्टेड टू डिक्रीज बाय फर्दर, अब इसके आगे 2021 तक भी ये जाएगा क्योंकि 5 से 10% तब भी डिक्रीज करेगा, यानी आधा हो जाएगा एफडीआई वर्ल्ड ओवर अगर देखा जाए तो। इन्वेस्टमेंट फ्लोज आर एक्सपेक्टेड टू स्लोली रिकवर स्टार्टिंग 2022, 2022 से ये लोग उम्मीद कर रहे हैं कि वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट में उम्मीद कर रहे हैं कि ये एफडीआई बढ़ेगा धीरे धीरे करके। अब आते हैं इंडिया चाइना फेस ऑफ जो अभी चल रहा है, इसको लेकर के बात कर लेते हैं थोड़ा सा, क्योंकि बड़ा बवाल मचा हुआ है वहां पे। अब क्या होगा, लड़ाई होगी नहीं होगी, इस पर हमने एक वीडियो भी रिलीज किया था, लेकिन एक थोड़ा सा फैक्चुअल बेसिस पर देख लिया जाए चीजों को। वायलेंट फेस ऑफ बिटवीन द आर्मीज ऑफ इंडिया एंड चाइना इन द ईस्टर्न लद्दाख। कहां पे हुआ ये? गलवान वैली में, गलवान एरिया में, पेट्रोल पॉइंट PP14 पर हुआ था ये, along the line of actual control LAC, and it is the first fatal clash since 1975। 75 के बाद ये पहली बार ऐसा क्लास हुआ जहां पे हमारे 20 सैनिक शहीद हुए हैं और उनके भी बहुत सारे सैनिक मारे गए हैं। चाइना मूविंग टू स्टॉप कंस्ट्रक्शन ऑफ न्यू दारबुक श्योक डेवलप बे गोल्डी रोड, DSDBO रोड को ये लोग रोकना चाह रहे हैं अलॉन्ग LAC इन ईस्टर्न लद्दाख। इनफैक्ट ये लोग DSDBO को नहीं रोकना, DSDBO का एक ऑफशूट निकल के गलवान की तरफ जा रहा था, उसको रोकने की ये लोग कोशिश कर रहे हैं कि एकदम गलवान के करीब आप मत आओ। DSDBO हाईवे प्रोवाइड्स इंडियन मिलिट्री एक्सेस टू द सेक्शन ऑफ तिब्बत जिंगजियान हाईवे दैट सीज थ्रू एक्साई चेन, दैट पासेस थ्रू एक्साई चेन। यानी उनका रोड जो है, जैसे अगर देखा जाए, हम लोग अगर मैप में देख लें इसको तो ऐसे है कि इनका ये एक्साई चीन का रीजन है, इस एक्साई चीन के रीजन पे यहां से इनका रोड जा रहा है, उस रोड का नाम है तिब्बत जिंगजियांग रोड, और ये तिब्बत जिंगजियांग रोड के पैरेलल ही यहाँ पे हमने एक बना दिया दारबुक श्योक दौलत बेग ओल्डी रोड, यहाँ पे दौलत बेग ओल्डी तक ये जाता है। तो ये रोड कहीं ना कहीं इनकी मिलिट्री के पैरेलल हमारा एक मिलिट्री का इस तरह का स्ट्रैटेजिक रोड डेवलप हो गया, जिसको लेकर के उनके नाक में दम मचा हुआ है, क्योंकि बॉर्डर इंफ्रास्ट्रक्चर हमने बहुत इंप्रूव किया है। हमने जितना रोड टारगेट किया था 2003 में शायद कि हम लोग कितना रोड बनाएंगे, उसका 70% 75% हम लोग कंप्लीट कर लिए हैं। इसलिए चाइना को थोड़ी सी दिक्कत इस तरह से हो रही है। अभी आप देखो ना, बहुत सारे दारचूला लेपुलेक रोड ओपन हुआ है, फिर से ये रोड ओपन हुआ है, बोगीबिल ब्रिज इसी पर बना है, तो ये सारी चीजें हो रही हैं जिसको लेकर के चाइना थोड़ा सा सख्ते में है। अदर रीजंस क्या है? चेंज इन द एरिया स्टेटस को। अभी हमने कश्मीर का जो कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस चेंज किया, उससे चीन बहुत खार खाया हुआ, क्योंकि उसका जो सीपेक प्रोजेक्ट है, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर प्रोजेक्ट है, ये प्रोजेक्ट हैम्पर हो रहा है। इसके बारे में एक दिन हम अलग से वीडियो रिलीज करेंगे सीपेक को लेकर के। चाइना से एक्सपेंशनिस्ट नेचर, चाइना एक्सपैंड करता रहता है, धीरे धीरे सबकी जमीन कब्जे आता रहता है, तो ये जो कब्जा करने की इसकी आदत है, उसके ऊपर भी ये प्रभाव पड़ रहा है, क्योंकि इंडिया मजबूत है और जिस तरह से मजबूती से रिस्पॉन्ड कर रहा है इंडिया, चाइना वाज नॉट एक्सपेक्टिंग दिस की फिर इंडिया उसी तरह से लसापस्टम रिस्पॉन्ड करेगा। लेकिन इंडिया ने पूरी तैयारी के साथ दिखा दिया कि हम लड़ाई करना चाहोगे तो लड़ाई करेंगे, पर अभी हम शांति चाहते हैं। अच्छा, इंडिया ने यूएस के साथ अच्छा रिलेशन बनाया और यूएस का चाइना के साथ रिलेशन खराब हुआ, जिसकी वजह से और ये थोड़ा सा सिचुएशन गंभीर हो गया है, क्योंकि उधर की खुन्नस इधर निकालने की कोशिश हो रही है। फेस ऑफ एंड स्टैंड ऑफ सिचुएशन ऑकर्ड अलोंग LAC इन एरियाज वेयर इंडिया एंड चाइना हैव
ओवरलैपिंग क्लेम लाइंस, वो भी क्लेम करता है, हम भी क्लेम करते हैं, ऐसे लाइंस पर ही इस तरह का फेस ऑफ होता है। The demarcation that separates Indian controlled territory from Chinese controlled territory is known as LAC. LAC is divided into three sectors: Eastern sector, which spans Arunachal Pradesh and Sikkim; Middle sector in Uttarakhand; and Himachal Pradesh Western sector in Ladakh. तो ये वेस्टर्न सेक्टर पे ज्यादा ये लोग खलबली मचाए हुए हैं। कई बार अरुणाचल सेक्टर पर भी ये लोग करते हैं। 1975 वाला अरुणाचल सेक्टर में भी हुआ था। यानी अगर हम सिक्किम की तरफ जाएं तो सिक्किम में नाकुला बोल के जो पास है, नाकुला पास के पास से भी ये शुरुआत हुई थी। यानी इन्होंने गलवान वैली और नाकुला पास दो जगह से इन्होंने हमला बोलने की कोशिश की थी, लेकिन अभी सिचुएशन कंट्रोल में है। नेक्स्ट, फार्म सब्सिडीज को लेकर के बहुत न्यूज चल रही थी। इन इंडिया आर फार लोअर देन द डेवलप्ड कंट्रीज। यानी फार्म सब्सिडीज जो इंडिया में दिया जा रहा है, लोग उसको लेकर के बहुत हा हुल्ला और WTO में मचाते हैं, खास करके चाइना, US, ये लोग बहुत हा हुल्ला मचाते हैं। लेकिन जो डेवलप्ड कंट्रीज जो फार्म सब्सिडी दे रही हैं, उसके कंपैरिजन में हमारा कुछ भी नहीं, हमारा बहुत लो है। ठीक है, तो डेवलप्ड कंट्रीज इंक्लूडिंग द US, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, यूरोपियन यूनियन हैव बीन आस्किंग इंडिया टू कट सपोर्ट। उन्होंने कहा कि आप सब्सिडी घटाओ। हम लोग घटाना भी शुरू कर दिया इनफैक्ट बेवकूफों की तरह। बट अगर उनका देखा जाए तो उनका सब्सिडी तो बहुत ज्यादा है, उनके फार्मर को बहुत प्रोटेक्शन दिया गया है, हमारे फार्मर को बिल्कुल एक्सपोज करके रखा गया है। थोड़ी सब्सिडी दी जा रही है, वो भी काटने की बात हो रही है। अच्छा, ऑफर्स टू इट्स फार्मर्स सेइंग इट इज मोर देन द डी मिनिमिस। एक डी मिनिमिस कंसेप्ट है, इसके बारे में अभी हम नेक्स्ट स्लाइड में बात करेंगे कि एक मिनिमम लेवल है जिससे ज्यादा आप सब्सिडी दे रहे हो, ये कहा जा रहा है WTO के द्वारा, जो उनका एग्रीमेंट ऑन एग्रीकल्चर है उस पर। However, according to report by Center for WTO Studies, per farmer, umber box entitled for India is small fraction of that of developed nation. Umber box, green box, blue box, इस तरह की सब्सिडी दी जाती है। हम नेक्स्ट स्लाइड में इसको लेकर आ रहे हैं, अच्छे से बात करेंगे उसके बारे में। तो इस तरह की जो अलग अलग तरह की हम सब्सिडी देते हैं, खास करके अंबर बॉक्स वाले, उसमें हम लोग कहा जा रहा है कि हम लोग बिल्कुल और देशों से तो बहुत कम दे रहे हैं। US farmers get support of $7,253 a year. यूरोपियन यूनियन का फार्मर मिलता है उसको 1068। और भाई देख लो इंडियन फार्मर को सपोर्ट कितना मिलता है, $49। यहाँ एक फार्मर को $7,253 का सपोर्ट मिल रहा है। अरे यार, इतना हमारे मिडिल क्लास को नहीं मिलता। इतना फार्मर सपोर्ट, अगर फाइनेंशियल सपोर्ट मिडिल क्लास को मिल जाए तो मतलब फार्मर तो बहुत दूर की चीज है। फार्मर को इतना मिल जाए तो वो अमीर हो जाए यार, क्योंकि वो मेहनत कश इंसान है, वो मेहनत करके अपने खेतों से सोना उगाने लगेगा। उसको तो कहाँ सपोर्ट मिल रहा है 49। हम क्या सपोर्ट दे रहे हैं? कुछ भी सपोर्ट नहीं दे रहे हैं। थोड़ा बहुत हम लोग सीड में या थोड़ा बहुत हम लोग फर्टिलाइजर में सपोर्ट उनको दे रहे हैं, थोड़ा इलेक्ट्रिसिटी का कहीं कहीं सपोर्ट मिल रहा है, अदरवाइज कोई सपोर्ट ही नहीं मिल रहा है। It is also indicated that number of people engaged in agriculture is significantly higher in most developing countries and majority of farmers are low income or resource poor. तो देखा जा रहा है कि डेवलप्ड कंट्रीज ने अपनी सब्सिडीज तो बना रखी है और हमसे कह रहे हैं सब्सिडी घटाओ, सब्सिडी घटाओ। अच्छा, ये सब्सिडी के बारे में हम बात करें तो फार्म सब्सिडी है क्या? तो पहले डी मिनिमिस समझने की कोशिश करते हैं। तो डी मिनिमिस इज द मिनिमल अमाउंट ऑफ डोमेस्टिक सपोर्ट, एक मिनिमल अमाउंट ऑफ सपोर्ट दैट आर अलाउड इवन दो दे डिस्टॉर्ट ट्रेड। मतलब ट्रेड डिस्टॉर्ट हो तब भी फार्मर जैसे निरीह प्राणी को तो थोड़ा सपोर्ट करना ही पड़ेगा। तो उसके लिए मिनिमम लेवल 5% ऑफ द वैल्यू ऑफ द प्रोडक्शन फॉर डेवलप्ड कंट्रीज, 10% फॉर डेवलपिंग कंट्री के लिए कहा गया कि 10% जो भी प्रोडक्शन हो रहा है उसके वैल्यू का 10% का आप सपोर्ट सब्सिडी में दे सकते हो। और डेवलप कंट्रीज को 5% अलाउ किया गया है। तो उनका 5% कितना है देख लो और हमारा 10% कितना आ रहा है वो देख लो। तो डी मिनिमिस का लेवल जो है यही रखा गया है। तो मिनिमम इतना सपोर्ट दे सकते हैं, इससे ज्यादा अगर सपोर्ट करते हैं तो आपको कट डाउन करना पड़ेगा, उसके लिए प्रेशर आएगा। तो ये सपोर्ट किस तरह से लिया जाता है, इस सपोर्ट की कैटेगरीज बनाई गई, 3 कैटेगरी में इसको डाला गया, अंबर बॉक्स, ब्लू बॉक्स और ग्रीन बॉक्स। अंबर बॉक्स सब्सिडी कौन सी होती है? ब्रॉड रेंज ऑफ सब्सिडीज जो दिया जाता है, डायरेक्ट सब्सिडीज और बड़े बड़े सब्सिडीज दिया है, लिमिटेड टू 5% ऑफ द एग्रीकल्चर प्रोडक्शन, 10% ऑफ द डेवलपिंग कंट्रीज। यही है अंबर बॉक्स, 5% और 10% डी मिनिमिस का लेवल है अंबर बॉक्स में। ये ब्रॉड रेंज ऑफ सब्सिडीज जो डायरेक्ट सब्सिडीज दी जा रही है उनके बारे में बात हो रही है। ब्लू बॉक्स क्या है? ब्रॉड रेंज ऑफ सब्सिडीज अलाउड बट मस्ट बी डिजाइन टू मिनिमाइज ट्रेड डिस्टॉर्शन। यानी इसमें आप सब्सिडी दे सकते हो लेकिन आपके सब्सिडी की वजह से किसी भी तरह का कोई ट्रेड डिस्टॉर्शन नहीं हो रहा है। यहां पे ट्रेड डिस्टॉर्शन हो सकता है, डायरेक्ट दिख रहा है कि ट्रेड डिस्टॉर्शन हो रहा है, फिर भी आपको परमिट किया जा रहा है डी मिनिमिस। लेकिन ब्लू बॉक्स में आपको सब्सिडी देने का कोई, आप 100% सब्सिडी दे सकते हो, लेकिन इस 100% सब्सिडी देने की वजह से किसी भी तरह का ट्रेड डिस्टॉर्शन नहीं होना चाहिए।
ये ब्लू बॉक्स में रखे गए कैटेगरी की बात की जा रही है। ग्रीन बॉक्स में अगर कोई सब्सिडी रखी गई है दैट डू नॉट डिस्टॉर्ट ट्रेड, ये बिल्कुल ट्रेड को डिस्टॉर्ट नहीं करता है और कॉज मिनिमल डिसरप्शन, आप सब्सिडी दो उस तरह के ग्रीन बॉक्स सब्सिडीज का। जैसे हमारे यहाँ बिजली छूट को लेकर के या सीड्स को इंप्रूवमेंट करने के लिए हाइब्रिड वैरायटी की सीड्स को फ्री में कर दे रहे हो, तो ये कहीं से ट्रेड डिस्टॉर्ट नहीं कर रहा है, ये प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए किया जा रहा है। ठीक है, तो इस तरह के 3 बॉक्स कहे गए हैं। तो आज के लिए इतना ही। इसमें हम लोगों ने देखा कि कुछ लेटेस्ट कंसेप्ट्स को भी हमने समझने की कोशिश की विद करंट अफेयर्स। तो जुड़े रहिए स्टडी एक्सप्रेस, लर्निंग मेड इजी।